वेलकम टू द क्लासरूम केमिस्ट्री। क्लासरूम केमिस्ट्री में आपका स्वागत है और आज मैं आपको जालक ऊर्जा, अंग्रेजी में लैटिस एनर्जी या जालक एंथैल्पी के बारे में बतलाने जा रहा हूं। और इसी के साथ ही मेरे पास कुछ प्रश्न है सामान्य ज्ञान के। संतृप्त विलयन को ठंडा करने पर क्रिस्टलीकरण होता है, क्यों होता है? फिर क्रिस्टल क्यों बनते हैं और फिर क्रिस्टल कठोर क्यों होते हैं? इन प्रश्नों का भी अपने इसमें अध्ययन करने बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले जालक ऊर्जा किसे कहते हैं, यह जालक ऊर्जा किससे संबंधित है? तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि जालक ऊर्जा वैद्युत संयोजी या क्रिस्टलीय यौगिकों से संबंधित होता है, अर्थात वैद्युत संयोजी यौगिक या क्रिस्टल के अंदर ही जालक ऊर्जा मिलती है। एक बात। दूसरा, जालक ऊर्जा की परिभाषा क्या होती है? तो ये सुनिए कि किसी वैद्युत संयोजी अथवा क्रिस्टलीय यौगिक के 1 मोल में उपस्थित संगठक आयनों को गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे जालक ऊर्जा कहते हैं। इस वीडियो को पॉज करके आप परिभाषा को अच्छी तरह से लिखें। अब मैं इस परिभाषा को समझाने जा रहा हूं। तो समझाने में वैद्युत संयोजी लिया, हमने 1 मोल लिया। 1 मोल का मतलब आप समझते हैं कि 58.5 NaCl लेंगे तो 58.5, इसमें अणु कितने हो जाएंगे NaCl के? 6.02 × 10⁻23 होते हैं। और इसमें ये NaCl बना हुआ किससे है? तो मैंने यहां लिखा है संगठक आयन, यानी कि Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव से मिलकर के बना है। इस समय ये संगठन आयन जो है परस्पर जुड़े हुए हैं। कितने क्या है कि इतने तो हैं और ये इतने अणु हैं। अब NaCl के हमारे पास कितने अणु हैं? इतने अणु हैं और इसमें Na और Cl दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। इनको हमें अलग अलग करना है, Na अलग और Cl अलग करना, और इसके लिए हमें ये ऊर्जा लगानी पड़ेगी। इस ऊर्जा के मान को ही आप क्या कहेंगे कि जालक ऊर्जा, लैटिस एनर्जी कहते हैं। इसके विपरीत यदि मैं ये गैसीय आयन ले लूं और इन आयनों को लेकर के मैं वापस NaCl बना दूंगा तो यहां ऊर्जा हमें मिलेगी। यहां तो हमने ऊर्जा लगाई, यहां ऊर्जा बाहर आएगी, तो उसको भी हम क्या कहते हैं? लैटिस एनर्जी कहते हैं। इसलिए यहां पर मैं अब आपको ये बताऊंगा मैं कि 6.02 × 10⁻23 अणु थे। जब आपने इसको ताप दिया, ऊर्जा दी, तो Na गैसीय अवस्था में कितने? 1 मोल Na बनेंगे। 1 मोल का मतलब 6 इतने आयन बनेंगे। क्लोरीन के भी इतने आयन बनेंगे, यानी कि एक इसने अणु, ये अणु है, इस अणु में इतने इतने क्लोरीन, सोडियम आयन और क्लोरीन आयन हैं। यदि इतने आयनों को वापस जोड़ देंगे तो जो ऊर्जा मिलेगी उसे भी जालक ऊर्जा कहा जाता है। तो ये समझ रहा हूं, आप समझ गए होंगे मेरी बात को कि जालक ऊर्जा की। अब मैं आपको जालक एंथैल्पी के बारे में बताना चाहता हूं। तो पहले केस में जब मैंने NaCl लिया, यहां सिस्टम, पहले जो सिस्टम की ऊर्जा है, ऊष्मा है, वो H1 है, और उसके बाद में हमने ऊर्जा लगाई तो ये H2 हो गया। तो डेल्टा H1 का मान जो ये यहां पर अब ऊर्जा देने के बाद में सिस्टम की जो H2 है ये H1 से ज्यादा होगी, इसलिए H2 - H1 पॉजिटिव में आएगा। अतः जब क्रिया में ऊष्मा शोषी होती है, ऊर्जा दी जाती है, ऊष्मा का शोषण होता है, तो हमेशा जालक एंथैल्पी पॉजिटिव में आएगी। इसके विपरीत
यदि मैं इनको गैसीय अवस्था में लेकर के इनको ठंडा करता हूं, अर्थात ऊर्जा इसमें से बाहर निकलेगी, तो ये दोनों मिलकर के NaCl बना लेंगे। यहां पर H1 ज्यादा है, H2 कम है, इसलिए जब ये डेल्टा H2 का मान निकालेंगे तो H2 माइनस H1, H1 ज्यादा है क्योंकि आयन है, यहां ऊर्जा बाहर निकली है, अतः डेल्टा H2 का मान जो है माइनस में आएगा। इसलिए आप ये पढ़ेंगे कि ऊष्माक्षेपी, जब अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है तो डेल्टा H जो एंथैल्पी है उसका मान नेगेटिव होता है। इस प्रकार से हम इस क्रिया में जितनी ऊर्जा देते हैं और यदि उनको वापस क्रिस्टल बनाते हैं तो जितनी ऊर्जा हमें मिलेगी ये दोनों ऊर्जाएं बराबर होंगी, अतः डेल्टा H1 इक्वल टू डेल्टा H2 होता है। तो ये मैंने आपको जालक ऊर्जा के बारे में बता दिया है। अब मेरे ये प्रश्न होंगे, इन प्रश्नों के बारे में भी अपने ये तो संतृप्त विलयन को ठंडा करने पर क्रिस्टलीकरण क्यों होता है हम जानते हैं। जब किसी चीज का क्रिस्टलीकरण किया जाता है, क्रिस्टल बनाते हैं, तो संतृप्त विलयन लेते हैं, फिर उसको ठंडा करते हैं और ठंडा करने से क्रिस्टल्स क्या होते हैं कि बर्तन के पैंदे पे धीरे धीरे इकट्ठे होने चले जाते हैं। तो सबसे पहले संतृप्त विलयन किसे कहते हैं? तो संतृप्त विलयन का तो यही होता है कि किसी निश्चित ताप पर विलयन की वह अवस्था जिसमें विलय को अर्थात घुलनशील पदार्थ को और अधिक नहीं घोला जा सकता, उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मैंने इस बीकर में 500 मिलीलीटर पानी लिया है और टेम्परेचर मैंने 25 डिग्री सेंटीग्रेड कर लिया और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैंने ये मान लिया कि इसमें क्या हो गया कि 40 ग्राम नमक घुल गया। क्या घुला? नमक घुल गया 40 ग्राम। और इस पर जब हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड 500 लिया, मैंने नमक घोलता चला गया, घोलता चला गया, घोलता, अंत में एक अवस्था ऐसी आ जाएगी कि नमक घुलना बंद हो जाएगा। तो नमक घुलना जब बंद हो जाएगा तो मान लो इसमें 40 ग्राम नमक घुल गया। मुझे नहीं पता वास्तव में कितना घुलेगा कितना नहीं, लेकिन मान लेते हैं कि 40 ग्राम नमक उसमें घुल गया। फिर मैंने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, 25 से 60 कर दिया। टेम्परेचर बढ़ाया तो नमक और ज्यादा घुलेगा, इसलिए घुलनशीलता में टेम्परेचर का बहुत फर्क पड़ता है। तो यहां पर मैंने देखा कि ये 85 ग्राम हो गया। कितना हो गया? 85 ग्राम नमक इसमें क्या होता है, घुल जाता है। चलो 85 आ गया। फिर मैंने टेम्परेचर क्या है 60 से 80 किया तो ये 130 ग्राम नमक घुल गया। कितना घुला? 130 ग्राम। तो ये तीनों अलग अलग टेम्परेचर पर संतृप्त विलयन बन गए। अब मैं क्या करता हूं कि यहां से टेम्परेचर मैंने 130 से वापिस 60 पर लाता हूं तो 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो 130 ग्राम घुलता है और 60 पे कितना घुलता है? 85। तो यहाँ कैपेसिटी 85 ग्राम घुलने की है, यहाँ कैपेसिटी कितनी है? 130। 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये पानी 500 मिलीलीटर पानी में अधिकतम 130 घुल सकता है। 500 मिलीलीटर पानी मात्रा बराबर है, टेम्परेचर 60 है, 60 में 85। तो जब मैं इसको ठंडा करूंगा तो ये 30 और 15 45 ग्राम नमक बाहर आ जाएगा NaCl के रूप में। तो ये क्रिस्टल बन जाते हैं, ये इस तरह से क्रिस्टलीकरण होता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि क्रिस्टल संतृप्त विलयन को जब ठंडा करते हैं तो अब मैं मान लो यहां से वापस आता हूं, 60 से 25 पर आता हूं तो यहाँ कैपेसिटी 85 थी, ये इतना पानी 85 ग्राम घोल सकता है, यहाँ ये घोलेगा 40 ग्राम, तो फिर 45 ग्राम नमक फिर बाहर आ जाएगा, क्रिस्टल बन जाते हैं। इस प्रकार से क्या होता है कि जो संतृप्त विलयन को ठंडा किया जाता है तो क्रिस्टल बनते हैं। ये क्रिस्टल, फिर मैं कह रहा हूं कि क्रिस्टलीकरण क्यों होता है, क्रिस्टल क्यों बनते हैं,
विलयन में ये जो विलयन है ये नमक का विलयन है और NaCl का इसमें सबके सब आयन Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की तरह से है। जितना भी नमक घुला हुआ है वो नमक NaCl के रूप में नहीं है बल्कि आयन के रूप में सारे आयन अलग अलग हो गए हैं। Na पॉजिटिव अलग है Cl, तो ये भी एक ऐसी अवस्था आ जाती है, स्वतंत्र अवस्था है। स्वतंत्र अवस्था को फिर यहाँ पर ये गैसीय अवस्था में ही आ जाते हैं। माध्यम पानी हो सकता है लेकिन एक Na पॉजिटिव और दूसरा Cl नेगेटिव किसी के आपस में आकर्षित नहीं करते। लेकिन जब हम टेम्परेचर नीचे करेंगे तो टेम्परेचर जब नीचे किया तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आयन परस्पर जुड़ेंगे NaCl और ये ऊर्जा निकलेगी। जब दो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन पास में आएंगे तो विद्युत संयोजी बल तो काम करता ही करता है, इसके अलावा उन आयनों की ऊर्जा में कमी आती है। इस निकली हुई ऊर्जा को फिर वापस हम जालक ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जालक ऊर्जा। ये मैंने एक एक आयन लिया है लेकिन पूरी जालक ऊर्जा यदि मैं इन आयनों को 6.02 गुणा 10 की पावर 23 से गुणा कर दूं तो ये 1 मोल की ऊर्जा हो जाएगी। 1 मोल NaCl की ऊर्जा हो जाएगी, तो इसको NaCl की जालक ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से ये Na पॉजिटिव। और अब आपको पता है कि सोडियम में यहाँ एक पॉजिटिव आयन 6 नेगेटिव आयन से घिरा रहता है। 6 एक नेगेटिव आयन ये हो गया, एक नेगेटिव। एक आयन में आगे बना दूं और एक आयन पीछे बना दूं तो वो आप ऐसा विजुअलाइज कल्पना कर सकते हैं। इसी प्रकार से Cl नेगेटिव है, वो 6 पॉजिटिव आयन से जुड़ा होगा। 6 पॉजिटिव आयन यहाँ लग जाएंगे, ये एक आगे लगा दो पॉजिटिव और एक पीछे लगा दो। इस प्रकार से ये NaCl का क्रिस्टल बनता चला जाता है। तो अब यहाँ से परस्पर जो ही आप ऊर्जा को कम करेंगे, ठंडा करते हैं, तो इनकी ऊर्जा कम होती है। ये परस्पर नजदीक आएंगे, नजदीक आने से और ऊर्जा निकलेगी और ऊर्जा निकलने के कारण से इसी ऊर्जा को क्या कहा जाता है? जालक ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ प्रत्येक समीकरण में यहाँ ऊर्जा निकलेगी, ये भी ऊर्जा निकलेगी, तो ये ऊर्जा का मान जालक ऊर्जा कहलाता है। अब ये जालक ऊर्जा जितनी ज्यादा निकलेगी क्रिस्टल उतना ही कठोर होगा। तो जो क्रिस्टल अधिक कठोर होते हैं उनकी जालक ऊर्जा का मान ज्यादा होता है। अर्थात जिन क्रिस्टलों की जालक ऊर्जा का मान ज्यादा होगा वही अधिक कठोर होंगे। तो जालक ऊर्जा के कारण से कठोरता का कारण होता है और इसी के कारण से विलेयता होगी। जब मैं विलेयता की बात बताऊंगा तो यही जालक ऊर्जा अपने यह काम में आएगी। आशा करता हूं ये वीडियो से आप जालक ऊर्जा को समझ गए होंगे। क्रिस्टल क्यों बनता है ये मैंने थोड़ा आपको सामान्य ज्ञान हमारा क्या होना चाहिए इसलिए बता दिया है। अदरवाइज मैंने जालक ऊर्जा की परिभाषा आपको प्रैक्टिकल के रूप में भी समझा दी है। आशा करता हूँ आपके ये समझ में आएगी और इस वीडियो को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाले वीडियो मेरे आपको मिलते चले जाएं। अपने दोस्तों को जो घर पे बैठे इसकी तैयारी कर रहे हैं, जिनके पास कोई साधन नहीं है किसी कोचिंग का या ट्यूशन करने का, कृपया ये वीडियो मेरे उन दोस्तों को, अपने साथियों को जरूर भेजें जिससे वो भी मेरे वीडियो का लाभ उठा सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।